Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is cultural phenomena combining inputs and impositions from other cultures with local realities is स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली सांस्कृतिक परिघटना डैश डैश है। फर्स्ट ऑप्शन एथनोसेंट्रिज्म प्रजाति केंद्रिक, सेकंड ऑप्शन कल्चरल इंपीरियलिज्म सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, थर्ड ऑप्शन कल्चरल हाइब्रिड सांस्कृतिक संकर, फोर्थ ऑप्शन कल्चरल रिलेटिविज्म सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली सांस्कृतिक परिघटना कल्चरल हाइब्रिड है, मीन सांस्कृतिक संकर है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कल्चरल हाइब्रिड जो है वो प्रवासन और वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन के उत्पाद के रूप में संस्कृतियों के बीच विचारों और कलाकृतियों के आदान प्रदान और नवाचार मीन्स इनोवेशन को संदर्भित करता है और यह लोगों और उनके विचारों की बातचीत से उत्पन्न विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिश्रण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन ट्राइबल इकोनॉमी इज जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन क्लान गोत्र, सेकेंड ऑप्शन विलेज गांव, थर्ड ऑप्शन फैमिली परिवार, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ट्राइबल इकोनॉमी है, जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई क्या है? परिवार है, फैमिली है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैमिली। और जनजातीय समुदाय की सरल अर्थव्यवस्था में परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रोडक्शन की इकाई बनाते हैं और उत्पादन तथा उपभोग की आर्थिक प्रक्रिया में सीधे संलग्न होते हैं। और श्रम का जो विभाजन है वो किस बेसिस पर होता है? एज एंड सेक्स मीन्स आयु और लिंग पर आधारित होता है श्रम का विभाजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स एसोसिएटेड विद रोल एक्सपेक्टेशंस आर कॉल्ड। भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबद्ध पुरस्कार और दंड को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन नॉर्म्स मानदंड, सेकेंड ऑप्शन वैल्यूज मूल्य, थर्ड ऑप्शन सैंक्शंस प्रतिबंध, फोर्थ ऑप्शन मोड्स रूढ़ियाँ। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोल संबंधी अपेक्षा मीन भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबद्ध पुरस्कार और दंड को क्या कहा जाता है? सैंक्शंस कहा जाता है, प्रतिबंध कहा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो पॉजिटिव प्रतिबंध होता है, पॉजिटिव सैंक्शंस होता है, उसमें पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति को सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि जो नकारात्मक प्रतिबंध होता है, निगेटिव सैंक्शंस होता है, उसमें समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है, पनिश किया जाता है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सैंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट बी ग्लेजर and A. Strauss 1967 in an attempt to come to grips with their clinical research in medical sociology. सर्वप्रथम समाजशास्त्री बी ग्लेजर और ए स्ट्रॉस 1967 द्वारा चिकित्सा समाजशास्त्र में नैदानिक शोध को समझने के प्रयास के दौरान विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी संरचनावादी प्रकारवादी सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन फंक्शनलिस्ट थ्योरी प्रकारवादी सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन ग्राउंडेड थ्योरी बुनियादी सिद्धांत। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ग्राउंडेड थ्योरी है, बुनियादी सिद्धांत है, सर्वप्रथम समाजशास्त्री बी ग्लेचर एंड ए स्ट्रॉस 1967 द्वारा चिकित्सा समाजशास्त्र मीन्स मेडिकल सोशियोलॉजी में नैदानिक शोध को समझने के प्रयास के दौरान विकसित किया गया था। नैदानिक शोध मीन्स क्लिनिकल रिसर्च, राइट। और इस सिद्धांत का विशेष रूप से नर्सिंग अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है और यह सिद्धांत जो है मात्रात्मक डेटा रिकॉर्ड की समीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू, अवलोकन और सर्वेक्षण सहित विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों का उपयोग करता है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्राउंडेड थ्योरी। Next question is
ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप लिंकिंग सोशल एक्टर्स और द सेट ऑफ एक्टर्स एंड द टाइज अमंग देम। सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। सेकेंड ऑप्शन सोशल नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क। थर्ड ऑप्शन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। फोर्थ ऑप्शन सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध सामाजिक नेटवर्क कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोशल नेटवर्क। और अधिकांश सामाजिक नेटवर्क सेवाएं वेब आधारित होती हैं और प्रयोगकर्ताओं को इंटरनेट का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से संपर्क करने का साधन प्रदान करती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन AR देसाई, सेकेंड ऑप्शन GS घुरिये, थर्ड ऑप्शन लुई डूमा, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कास्ट एंड रेस इन इंडिया GS घुरिये जी ने लिखी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हम यहीं पर देख लेते हैं फादर एंड मदर सोशोलॉजी के कौन है, फादर ऑफ सोशोलॉजी एंड मदर ऑफ सोशोलॉजी। तो ऑगस्ट काम्ट है फादर ऑफ सोशोलॉजी एंड मदर ऑफ सोशोलॉजी कौन है? हैरियट मार्टिनो है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन है फादर और मदर? तो इंडिया में फादर हैं GS घुरिये और मदर कौन है? इरावती कर्वे जी। राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हम अदर बुक की बात करते हैं GS घुरिये जी की, क्या है? तो हमारा है कास्ट एंड क्लास एंड ऑक्यूपेशन, 1961 में आई थी। दूसरा बुक है द शेड्यूल ट्राइब्स और ये बुक आई थी 1963 में। इंडियन साधुस ये बुक कब आई थी? ये बुक आई थी 1953 में। और बात करें कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, 1950 में आई थी। और वैदिक इंडिया कब आई थी? 1979 में आई थी। राइट। तो आपको ध्यान में रखना है GS घुरिये जी की बुक का नाम कास्ट एंड रेस इन इंडिया है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, द शेड्यूल ट्राइब्स है, द इंडियन साधुस है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है, वैदिक इंडिया है। ये सब किसके बुक का नाम है? GS घुरिये जी के। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 21, 7 से 21 तक की संख्या में निःशक्तताओं में वृद्धि। सेकेंड ऑप्शन परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 4%, आरक्षण 3% से बढ़कर 4% हो गया। थर्ड ऑप्शन स्पेशल कोर्ट्स टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में निःशक्त जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन फीचर क्या है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का? तो हमारा ये है 7 से 21 तक की संख्या में निःशक्तताओं में वृद्धि कर दिया गया है। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इंक्रीज्ड कर दिया गया, 3 से कितना कर दिया गया? 4% कर दिया गया है। और प्रत्येक जिले में निःशक्त जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है। और इसमें और भी चीज़ें आई हैं, जैसे बेंचमार्क विकलांग से पीड़ित 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और निःशक्त जनों को वित्तीय सहायता मीन्स फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। राइट। तो ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। इसका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टर्म्स टू डिस्क्राइब अ वुमन मैरिंग द ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड। यदि एक महिला दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन सोरोरेट, साली विवाह। सेकेंड ऑप्शन लेविरेट, देवर विवाह। थर्ड ऑप्शन एमिटेट, बुआ विवाह। फोर्थ ऑप्शन इवनकुलेट, मातुले विवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब एक महिला दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? देवर विवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेविरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज, जाति आधारित स्तरीकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन ओपन, खुला, सेकेंड ऑप्शन अचीव्ड, अर्जित, थर्ड ऑप्शन एस्क्राइब्ड, प्रदत्त, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन होता है ये कैसे होता है? ये एस्क्राइब्ड होता है, मीन्स प्रदत्त होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जाति आधारित स्त्रीकरण कैसा होता है? प्रदत्त होता है, स्क्राइब्ड होता है। और जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। किस पर? बर्थ पर, आपके जन्म पर। यह एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों मीन्स जातियों में विभाजित रहता है और इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित है। Next question is who has conducted the study on नायर्स ऑफ केरला? इनमें से किसने केरल के नायर लोगों पर अध्ययन किया? फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज पीटर मर्डोक, सेकेंड ऑप्शन कैथलीन गॉफ, थर्ड ऑप्शन एडवर्ड वेस्टरमार्क, फोर्थ ऑप्शन विलियम एन स्टीफेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैथलीन गॉफ ने केरल के नायर लोगों पर स्टडी किया है और नायरों में कैसा सत्ता पाया जाता है? मात्र सत्तात्मक सत्ता पाई जाती है और इनमें प्रचलित संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? थार्ड वार्ड कहा जाता है। और परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, उनमें कोई विवाह संबंधी व्यक्ति नहीं रहता। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथलीन गॉफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is dash is an epistemological position that advocates the application of the methods of natural sciences to the study of social reality and beyond. dash एक ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुप्रयोग की वकालत करता है। फर्स्ट ऑप्शन इंटरप्रिटिविज्म मीन्स व्याख्यावाद, सेकेंड ऑप्शन कंस्ट्रक्शनिज्म निर्मितिवाद, थर्ड ऑप्शन पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिविज्म है मीन्स प्रत्यक्षवाद है, एक ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान मीन्स नेचुरल साइंसेस की विधियों की अनुप्रयोग की वकालत करता है, एडवोकेट करता है। और ऑगस्ट काम्ट के अकॉर्डिंग प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? विज्ञानवाद से है जिसमें ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग और तुलना के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही एकमात्र साध्य या अंतिम उद्देश्य है। राइट, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जेशन मीन्स उपनगरीय समूहन का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन अ क्लस्टर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस नेटवर्क, क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह है। सेकेंड ऑप्शन अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। थर्ड ऑप्शन अ प्रोसेस बाय विच आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पहचान बनती है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जेशन का मीन्स क्या होता है? उपनगरीय समूहन क्या होता है? उपनगरीय समूहन का क्या अर्थ होता है? क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह या सन्नगर। और इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1915 में किया गया था। किसके द्वारा? पैट्रिक गेडिंस के द्वारा। और यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, जैसे ग्रेटर लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, शिकागो हो गया, दिल्ली गुड़गांव हो गया, दिल्ली नोएडा हो गया, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। तो वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ क्लस्टर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस नेटवर्क। राइट। Next question is caste is derived from a word from a language used in the Iberian Peninsula. The word is जाति को इवेरियन प्रायद्वीप में प्रयुक्त भाषा के एक शब्द से लिया गया है। शब्द है फर्स्ट ऑप्शन कसाटा, सेकंड ऑप्शन कजाटा, थर्ड ऑप्शन कास्टा, फोर्थ ऑप्शन कास्टेज। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इवेरियन पेनिनसुला में शक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? कास्टा है, कास्टा। और यह कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? नस्ल या फिर प्रजाति। राइट, और इसे जनरली इवेरियन प्रायद्वीप के स्पेन,
एंड पुर्तगाल देशों में प्रयोग किया जाता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कास्टा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इवेरियन पेनिनसुला में शक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या है? कास्टा है। और यह कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? नस्ल या प्रजाति, और जिसे आमतौर पर इवेरियन पेनिनसुला के स्पेन और पुर्तगाल देशों में प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द बुक हु गवर्न्स? हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन डॉम हॉफ, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट डेहल, थर्ड ऑप्शन लॉस बेल, फोर्थ ऑप्शन रीजमैन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट डेहल। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉबर्ट डेहल। तो रॉबर्ट डेहल एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिविद और राजनीति संदर्भ विश्लेषक थे जिन्हें 20वीं सेंचुरी में महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक माना जाता था और उनके द्वारा लिखी जो पुस्तक एक हु गवर्न्स हो गया और दूसरी पुस्तक की बात करें डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। तो उनके द्वारा जो दो पुस्तक है, एक हु गवर्न्स नाम याद रखिएगा और एक डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ये काफ़ी फेमस हुई। और डेहल ने अपनी पुस्तक जो हु गवर्न्स है इसमें अमेरिकी नगर में लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी और शक्ति मीन्स पावर के बारे में लिखा है। उन्होंने स्टडी किया कि अमेरिकी नगर के निकट स्थित नगरों में कौन से ताकतवर लोग हैं और वे अपनी शक्ति का किस तरह से उपयोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द बुक विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन एस्टर बोसरफ, सेकंड ऑप्शन जूडिथ बटलर, थर्ड ऑप्शन मार्था नुसबाम, फोर्थ ऑप्शन एन ओकले। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एस्टर बोसरफ। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस्टर बोसरफ। तो एस्टर बोसरफ जो है वो एक डेनिश इकोनॉमिस्ट है, डेनिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक और कृषि विकास का अध्ययन किया है और अपने इस बुक में विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, आर्थिक सशक्तिकरण की बात की है महिलाओं के, और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में मौजूदा बाजारों में समान रूप से भाग लेने की महिलाओं की क्षमता शामिल है, जो उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंच है, उन पर नियंत्रण, उनके अपने समय, जीवन और शरीर पर नियंत्रण, और घर से लेकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तक सभी स्तरों पर आर्थिक निर्णय लेने में आवाज़ और सार्थक भागीदारी में इससे क्या हुई है? वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द बुक इन विच WF ऑकबर्न फर्स्ट इंट्रोड्यूस द हाइपोथेसिस ऑफ कल्चरल लैग इज? उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें WF ऑकबर्न ने प्रथम बार सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग के बारे में परिचित कराया था? फर्स्ट ऑप्शन कल्चर एंड सोसाइटी, सेकेंड ऑप्शन सोशल चेंज, थर्ड ऑप्शन ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोशल चेंज। तो ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना मीन्स कल्चरल लैग का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया, पहला भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन पी बॉर्ड्यू, सेकेंड ऑप्शन यू बेक, थर्ड ऑप्शन जे बॉडी लॉर्ड, फोर्थ ऑप्शन एंथनी गिडेंस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंथनी गिडेंस की बुक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी और ये बुक कब आई थी? 1992 में आई थी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी ये बुक कब आई? 1992 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिडेंस। तो एंथनी गिडेंस ब्रिटिश सोशलॉजिस्ट हैं जिन्हें संरचना के सिद्धांत और आधुनिक समाजों के अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इनके और बुक्स की बात करें, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी है जो आई थी 1971 में, और न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये आई थी 1976 में, और बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी ये कब आई थी? 1984 में आई थी, और बात करें द थर्ड बे की तो ये बुक कब आई थी इनकी? 1998 में आई थी, राइट। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पूछा जाए तो उसके राइटर कौन है? इमाइल डर्कहाइम, और अगर न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है तो क्या हो जाएगा? एंथनी गिडेंस। तो ध्यान में रखना है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये कब आया था? 1895 में आया था,
और वहीं पर न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड कब आया था? 1976 में आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन्स टू मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली आर। टैलकट पार्सन्स के अनुसार परिवार के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ए प्राइमरी सोशलाइजेशन प्राथमिक समाजीकरण, बी पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन व्यक्तित्व स्थिरीकरण, सी रिलीजियस हार्मोनाइजेशन धार्मिक सामंजस्यीकरण, डी प्रॉपर्टी मोबिलाइजेशन संपत्ति का एकत्रीकरण, ई कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रलाइजेशन संघर्ष तटस्थीकरण। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड ई ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन सी एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी ओनली। तो टैलकट पार्सन्स के अकॉर्डिंग परिवार के दो प्रमुख प्रकार हैं, जो कि एक है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा व्यक्तित्व स्थिरीकरण, मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन और पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन। और पार्सन्स को समाजशास्त्र के प्रकारवाद के नेता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी कहाँ है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एंड बी ओनली। Next question is dash dash refers to a family in which at least one of the adult children from a previous marriage डैश डैश ऐसे परिवार से संबंधित है जिसमें किसी वयस्क के पास पूर्व में किए हुए विवाह से बच्चा होता है। फर्स्ट ऑप्शन ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, सेकेंड ऑप्शन एवन कुलोकल फैमिली मातुले स्थानीय परिवार, थर्ड ऑप्शन स्टेप फैमिली सौतेला परिवार, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सौतेला परिवार होता है, स्टेप फैमिली होती है, ऐसे परिवार से रिलेटेड है जिसमें किसी वयस्क के पास पूर्व से किए हुए विवाह से बच्चा होता है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? स्टेप फैमिली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सौतेला परिवार, स्टेप फैमिली रेफर्स टू अ फैमिली इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द अडल्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अ प्रीवियस मैरिज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में रूल दिया गया और सेकंड में मैरिज दिया गया है। तो फर्स्ट है एक्सोगैमी बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का क्या हो गया? स्वयं के समूह के बाहर, स्वयं के समूह के बाहर मीन्स आउटसाइड ओन ग्रुप, ये क्या हो गया? एक्सोगैमी बहिर्विवाह। ए का 4 हो गया। इंडोगैमी अंतर विवाह, ये क्या हो जाएगा? विद इन ओन ग्रुप, स्वयं के समूह के भीतर। इंडोगैमी मीन्स 4, बी का क्या हो गया? 3। हाइपरगैमी, हाइपरगैमी किसको कहते हैं? अनुलोम, तो हमारा सी का क्या हो गया? 1 और डी का क्या हो जाएगा? 2। हाइपोगैमी क्या हो गया? प्रतिलोम। तो अनुलोम में क्या होता है, प्रतिलोम में क्या होता है? तो अनुलोम विवाह जो होता है, इसमें जो पुरुष होता है वो उच्च कुल का होता है और महिला जो होती है निम्न कुल की। और प्रतिलोम विवाह इसके ऑपोजिट होता है, इसमें उच्च महिला होगी प्रतिलोम विवाह में। ये ध्यान में रखना, अनुलोम में उच्च क्या होता है? पुरुष होता है और प्रतिलोम में उच्च क्या होती है? महिला होती है, राइट। तो अनुलोम विवाह का याद रखिएगा, उच्च वर्ग में कौन होगा? पुरुष होगा और प्रतिलोम विवाह में उच्च कौन होगा? महिला होगी, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 कहाँ है? 4 3 1 2 मीन्स बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ध्यान में रखना, बहिर्विवाह क्या हो जाएगा? स्वयं के समूह के बाहर, और अंतर विवाह स्वयं के समूह के भीतर जो विवाह होता है। हाइपरगैमी मीन्स अनुलोम विवाह और हाइपोगैमी मीन्स प्रतिलोम विवाह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप विच आर इन ओपोजिशन टू द मेन स्ट्रीम और एसेंडेंट कल्चर इज नोन एज। एक अल्पसंख्यक समूह के मूल्य, विश्वास और अभिवृत्तियां जो मुख्य धारा या आरोही संस्कृति के विरोधी होते, उसे किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन डोमिनेंट कल्चर प्रभुत्वशाली संस्कृति, सेकेंड ऑप्शन काउंटर कल्चर प्रति संस्कृति, थर्ड ऑप्शन कल्चरल मटेरियलिज्म सांस्कृतिक भौतिकवाद, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक अल्पसंख्यक समूह के मूल्य, विश्वास और अभिवृत्तियां जो मुख्य धारा या आरोही संस्कृति के विरोधी होते, उन्हें क्या कहते हैं? प्रति संस्कृति मीन्स काउंटर कल्चर के रूप में जाना जाता है। और संघर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समूह अपनी अनुभूति और विचारों को मुख्य धारा से अलग मानते हैं और उन्हें अस्वीकार करते हैं, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काउंटर कल्चर, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Next question is the universe of units from which a sample is to be selected is called. इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह कहलाती है. फर्स्ट ऑप्शन पॉपुलेशन जनसंख्या, सेकेंड ऑप्शन सर्वे सर्वेक्षण, थर्ड ऑप्शन रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, फोर्थ ऑप्शन वैलिडिटी वैधता. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इकाइयों का वह समग्र जिसमें प्रतिदर्श का चयन किया जाता है जनसंख्या कहलाती है. और जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है. राइट. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट. जन पॉपुलेशन means the universe of units from which a sample is to be selected is called populations. Right. Next question, arrange the following works of Max Weber in sequential order. मैक्स वेबर की निम्नलिखित कृतियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए. ए द रिलीजन ऑफ चाइना, बी एंशियंट जुडाइज्म, सी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, D. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. E. The religion of India. Choose the correct answers from the options given below. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें. तो द रिलीजन ऑफ चाइना कब आया था? द रिलीजन ऑफ चाइना आया था 1916 में. एंशियंट जुडाइज्म कब आया था? ये बुक आई थी 1917. और इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये बुक कब आई थी? इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में आया था. 1921 में. द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक कब आई थी? 1905 में आई थी. और द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये बुक कब आई थी? द रिलीजन ऑफ इंडिया आई थी 1916. 1916 to 17 ये हमारा द रिलीजन ऑफ इंडिया. तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? 1905 वाला मीन्स डी आएगा. तो हमारा डी कहाँ पर है? डी हमारा डी में है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट. डी ए ई बी सी. राइट. तो द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कब आई? 1905 में आई. द रिलीजन ऑफ चाइना कब आई? 1916 में आई. और वहीं बात करें हम द रिलीजन ऑफ इंडिया कब आई? 1916 to 17 में आई. और एंशियंट जुडाइज्म कब आई? 1917 to 18 में आई. और इकोनॉमी एंड सोसाइटी कब आया? 1921 में आया. तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ए ई बी सी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next question is, according to Alex Ingalls, the three main paths available for delineating the subject matter of sociology are. एलेक्स इंगल्स के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु के चित्रण हेतु उपलब्ध तीन मुख्य मार्ग हैं. ए एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, बी इम्पिरिकल अनुभवात्मक, सी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, डी फिलोसॉफिकल दार्शनिक, ई थियोरेटिकल सैद्धांतिक. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें. फर्स्ट ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन ए सी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन सी डी एंड ई ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलेक्स इंगल्स ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी. तो इसमें समाजशास्त्र के विषय वस्तु का वर्णन किया गया है. और इंगल्स के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र के विषय वस्तु के चित्रण के कितने मार्ग बताएं? तीन मार्ग बताएं. तो कौन कौन सा? सबसे पहले विश्लेषणात्मक मीन्स एनालिटिकल. इसमें बताया गया कारण क्या सुझाता है. तो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. और फिर उसके बाद अनुभवात्मक बताया गया, इम्पिरिकल बी हो जाएगा. और ऐतिहासिक बताया गया है. ऐतिहासिक में संस्थापक पिता ने क्या कहा. तो हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी ओनली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो एलेक्स इंगल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के विषय वस्तु का वर्णन किया है. और इनके अकॉर्डिंग तीन मुख्य मार्ग बताया गया समाजशास्त्र के विषय वस्तु का. पहला तो विश्लेषणात्मक मीन्स एनालिटिकल मीन्स कारण क्या सुझाता है, अनुभवात्मक इम्पिरिकल समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा ऐतिहासिक आ जाता है कि संस्थापक पिता ने क्या कहा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज सिनोनिमस विद. नारीवाद की प्रथम लहर निम्नलिखित में से किसके समानार्थी है?
फर्स्ट ऑप्शन मी टू मूवमेंट, सेकंड ऑप्शन 1960 सिविल राइट मूवमेंट, 1960 के दशक का नागरिक अधिकार आंदोलन, थर्ड ऑप्शन क्वेर मूवमेंट, फोर्थ ऑप्शन विमेन सफरेज मूवमेंट, स्त्रियों का नारी मताधिकार आंदोलन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, नारीवाद की प्रथम लहर, स्त्रियों के मताधिकार की लड़ाई या स्त्री उत्थान के लिए आंदोलन है, 19वीं शती का जो उत्तरार्ध है और 20वीं शती का प्रारंभ आते आते विरोध की जो लहर है वो अमेरिका में शुरू हुई और जिसे नारीवाद की पहली लहर मीन्स फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से हुई थी, राइट। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, विमेन सफरेज मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें लीगल इशूज पर फोकस किया गया, प्राइमरली किस पर? विमेन सफरेज पर। इसके की फिगर्स की हम बात करें, सुसान बी एंथनी मीन्स फर्स्ट वेब की हम बात कर रहे हैं, और एलिजाबेथ। और मेजर अचीवमेंट्स यहाँ से क्या मिला? राइट टू वोट मिला, मैनी कंट्रीज में पहले नहीं दिया जाता था। वहीं यूएस में कब दिया गया महिलाओं को वोट का अधिकार? 1920 में दिया गया। और हम बात करें सेकेंड वेब का, तो सेकेंड वेब हमारा आया था, सेकेंड वेब आया था 1960s टू 1980s का जो दौर है ये किसका रहा है? ये सेकेंड वेब का रहा है, जिसमें इशूज़ को एक्सपैंड किया गया, इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल लिबरेशन। तो इसमें एक केस आया आपका 1973 में, रो वर्सेस बेड का केस आया 1973 में। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया अबॉर्शन को, राइट। और 2022 में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को क्या कर दिया गया? ओवरटर्न कर दिया गया। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडन। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया जो ओवरटर्न कर दिया गया रो वर्सेस बेड के केस को, राइट। और ये केस हमारा कब आया था? सेकेंड वेब फेमिनिज्म जब चल रहा था तब आया था। और यहीं से हमारा निकल कर आता है इक्वल पे एक्ट 1963 का। 1963 का जो इक्वल पे एक्ट आता है वो भी यहीं से आता है, इक्वल पे एक्ट। कब आया था? 1963 में। और हम थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव हमारा 1990s से लेकर अर्ली 2000 का रहा है। इसमें एम्फेसाइज किया गया इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी, एड्रेसिंग रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी। और इनके की फिगर की बात करें, रेबेका वॉकर एंड बेल हुक्स रहे हैं। और फोकस इसमें किस में रहा? फेमिनिज्म इन पॉप कल्चर और बॉडी पॉजिटिविटी, राइट। और फोर्थ वेब आपको पता है, इसमें फोकस किया गया इंटरसेक्शनैलिटी मीन्स LGBTQ प्लस राइट्स को और कॉम्बैटिंग सेक्सुअल हरासमेंट। और यहीं से हमारा निकल कर आता है #MeToo मूवमेंट, राइट। ये है आज आपका कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन, जिसमें आपको अपना कंसंट्रेशन चेक करना है वीडियो देखने के दौरान कितना रहा। क्वेश्चन है, हु रोड द बुक वैदिक इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन AR देसाई, सेकंड ऑप्शन GS घुरिये, थर्ड ऑप्शन लुई डूमा, फोर्थ ऑप्शन RK मुखर्जी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये टेलीग्राम लिंक है, और जब PDF के लिए आप ओमराज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और क्विज प्रैक्टिस के लिए क्विज फॉर सोशियोलॉजी, राइट। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।